शाक चुन्नी का आतंक खत्म हो चुका है, ऐसा सोचना शिखा की सबसे बड़ी गलती थी। इसकी दो वजह थी जिस पर उसने कभी गौर नहीं किया था। पहली वजह थी ये जानना कि सुजाता ही क्यों बनी, जबकि आज के दौर में हर रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी का सच्चा प्यार एक दूसरे से बिछड़ रहा है। दूसरी वजह थी शाक चुन्नी का मकसद। उसका मकसद अगर विश्वास था तो फिर ध्रुव के पीछे वो क्यों पड़ी, और अगर उसका मकसद ध्रुव था तो फिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा। यही दो सवाल लेकर शिखा एक नए सफर पर निकल चुकी थी। 50 साल पहले रात के करीब 3 बज रहे थे। उस दिन दिल्ली में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिल्ली के बॉर्डर पर बहती यमुना नदी का शोर रात के सन्नाटे में साफ साफ सुनाई दे रहा था। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं, लेकिन मालूम होता था कि उस रात दिल्ली शहर को सालों बाद नींद आई थी। तभी नदी के उस शोर में एक कार के रुकने की आवाज आई। जल्दी करो, यहाँ मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। रेनकोट पहने प्रेमनाथ कार से बाहर आ चुका था। दूर दूर तक कोई आदमी या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। इस भयानक मौसम का हमें बहुत फायदा होने वाला है प्रेमनाथ। ये लाश पुलिस को तो क्या, जानवरों को भी नहीं मिलेगी। बकवास बंद करो और इसे उठाने में मेरी मदद करो। प्रेमनाथ ने कार की डिग्गी खोली, फिर दोनों ने बोरी में बंद लाश को उठाया। यमुना की धारा अपने बंगले की ओर ही है प्रेमनाथ, कहीं ये वहीं जाकर किनारे ना लग जाए। तुम अपना मुंह बंद रखोगे या तुम्हारा इस लाश को देखकर दिमाग खराब हो गया है? विजेंद्र उसके बाद कुछ नहीं बोला। दोनों उस लाश को उठाकर भयानक रूप से बहती यमुना के करीब पहुंच गए। यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, जोर लगाकर फेंकना ताकि ये पानी में बहता हुआ दूर तक निकल जाए। पानी का बहाव तेज था, इतना तेज कि अगर उनमें से किसी का पैर फिसलता तो वो भी लाश के साथ पानी में बहता हुआ चला जाता। दोनों ने उस बोरे को कुछ देर तक हाथ में लेकर झुलाया, फिर पूरी ताकत लगाकर उसे नदी के बीच में फेंक दिया। अगले ही पल वो लाश पानी में गायब हो गई। काम पूरा होते ही दोनों दौड़कर कार के पास पहुंचे, कार स्टार्ट की और फिर देखते ही देखते अंधेरे में आगे बढ़ गए। तभी कार की बैकलाइट में एक साया दिखा। उसने प्रेमनाथ और विजेंद्र की सारी हरकतें देख ली थीं। वर्तमान दिन सुबह के 6 बज रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर ब्लैक मर्सिडीज कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। कार में एक कपल बैठा हुआ था। खन्ना साहब का बंगला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। सीधा बंगले पर जाना ठीक होगा? ऑफ कोर्स। शेखर ने अपनी कार खन्नाज विला के ठीक सामने रोकी। खन्नाज विला एक पुराना बंगला था जिसकी बाहरी दीवारें काली पड़ चुकी थीं। जर्जर हो चुके उस मकान की दरारों से पौधे उगाए थे। बंगले के बाहर ही एक चौकीदार खड़ा था। ठंड की वजह से उसने शॉल ले रखा था और मुंह पर मफलर भी लपेट रखा था। शेखर ने देखा वो धीरे धीरे कांप रहा था। सलाम साहब। बंगले की साफ सफाई हो गई? नहीं साहब, चाहता तो भी मैं नहीं कर पाता, मेरे को माफ कर दीजिए साहब। क्यों, तुमने बंगले की साफ सफाई क्यों नहीं की? मैंने फोन पर बताया तो था कि हम सुबह ही आ रहे हैं। मेम साहब, ये बंगला 50 साल से बंद है। भूतिया होने की वजह से इसे आज तक किसी ने नहीं खरीदा। फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? देखो, ये फालतू की भूतिया कहानी किसी और को सुनाना। मैं सबसे पहले तुम्हारी शिकायत मेरे हिसाब से करूँगा। 1 घंटा है तुम्हारे पास, चाहे पूरा बंगला अकेले साफ करो या किसी मजदूर को बुला दो। बंगला मुझे साफ चाहिए। साहब, हमें माफ करो, आप मेरी शिकायत मेयर साहब को कर दो, लेकिन मैं इस बंगले के अंदर नहीं जाऊंगा। मेरी ड्यूटी का समय खत्म हो चुका है। ये लीजिए बंगले की चाबी और मुझे इजाजत दीजिए। चौकीदार नहीं माना। उसने शेखर के हाथ में चाबियों का गुच्छा थमाया और जल्दी जल्दी वहां से निकल गया। विशाखा और शेखर ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर बंगले की ओर कुछ देर तक देखते रहे। यही बंगला है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। शेखर इतना कहकर आगे बढ़ गया, लेकिन विशाखा वहीं खड़ी रह गई। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई?
शेखर, मुझे डर लग रहा है। वो चौकीदार भी वही सारी बातें कह रहा था जिसे सुनकर हम यहाँ आए हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है विशाखा, इतनी दूर से आना बेकार नहीं किया। और जबकि ये कंफर्म हो ही चुका है कि यह बंगला भूतिया है, तो फिर इसके पीछे की पूरी कहानी हम जानकर ही रहेंगे। तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी का राज भी यहीं से जुड़ा है विशाखा, ये मत भूलो। मैं ये कैसे भूल सकती हूँ? तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अंदर चलो। शेखर विशाखा का हाथ पकड़कर बंगले के अंदर दाखिल हो गया। सालों तक बंद होने की वजह से बंगले के अंदर गंध भर चुकी थी। दरवाजा खोलते ही शेखर और विशाखा खांसने लगे थे। मुंह पर कपड़ा बांध लो, यहाँ की हालत देखकर लगता है कि यहाँ सालों तक कोई नहीं आया। दीवारें देख रही हो यहाँ की, काली और जली हुई। शहर के सबसे दौलतमंद बिजनेसमैन विजय प्रताप सिंह का बंगला है ये। ऐसा लगता है जैसे बंगले का एक एक सामान बिल्कुल वैसे ही अपनी जगह है। ना एक सामान यहाँ से बाहर गया है और ना ही कोई नया सामान अंदर आया है। विशाखा और शेखर चलते हुए दीवार के पास आए। वहां बड़ी बड़ी सीलिंग को छूती हुई तस्वीरें लगी थी। इस पर किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन ये ज़रूर विजेंद्र प्रताप सिंह होंगे और बाकी उनके परिवार वाले। अगर नाम नहीं लिखा तो फिर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि विजेंद्र प्रताप है और बाकी के लोग उनके परिवार वाले? हम कुछ भी पहले से मानकर नहीं चल सकते शेखर। ओके, यू हैव अ पॉइंट। विशाखा स्टेयर्स की ओर बढ़ गई। वहां भी कुछ पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। विशाखा एक एक तस्वीर को बड़े गौर से देख रही थी। शेखर, ये तस्वीर देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? शेखर ने उस तस्वीर को गौर से देखा। ये एक 16-17 साल की लड़की की पेंट की हुई तस्वीर थी। देखने में किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती थी। पेंटिंग में वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानता। लेकिन मुझे ये चेहरा कुछ देखा देखा सा लगता है। एनीवे, विशाखा आगे बढ़ी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स अब उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थीं। तस्वीरें भी आम नहीं थीं। उन पेंटिंग्स को बनाने वाला अपने समय का बहुत बड़ा कलाकार रहा होगा। इतनी जिंदा पेंटिंग्स हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल पड़ेंगी। अभी विशाखा और शेखर बंगले की सीढ़ियों पर चढ़ ही रहे थे कि बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। विशाखा और शेखर दौड़कर बाहर गए। बाहर आकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बाहर कोई भी नहीं था। आवाज़ तो यहीं से आई थी ना? हाँ, आवाज तो यहीं से आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़ाई चल रही हो। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। यहाँ की साफ सफाई का क्या करें? चौकीदार तो छोड़कर भाग गया। मेरी बात मानो तो यहाँ किसी साफ सफाई की ज़रूरत नहीं है। खाने और सोने का बंदोबस्त हम बाहर से कर लेते हैं। यहाँ रहे बिना हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इतनी देर में ही हमने यहाँ जो देखा है, उसके बाद रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं। लेकिन मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहूँगी। मुझे लगता है ऊपर के रूम में हमें कुछ मिल सकता है। शेखर और विशाखा वहां हो रही अजीब चीजों को इग्नोर कर फिर बंगले में दाखिल हो गए। विशाखा की नजर फर्स्ट फ्लोर की तरफ थी। स्टेयर्स पर चढ़ते हुए ही उन्हें बाहर शोर शराबे की आवाज सुनाई दी थी। जैसे ही विशाखा और शेखर स्टेयर्स पर चढ़ने लगे, उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे उस पर जानलेवा हमला हुआ हो। कोई मुसीबत है शेखर? विशाखा और शेखर एक बार फिर दौड़कर बाहर आए, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकला। बाहर कोई नहीं था। शेखर, मुझे लगता है कोई है जो हमें ऊपर नहीं जाने देना चाहता। विशाखा, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से होकर आता हूँ। नहीं शेखर, मैं ऊपर जाती हूँ, तुम यहीं रुको। ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना, वहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसा करते हैं, हम वीडियो कॉल पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ भी गड़बड़ हो तो तुम तुरंत ऊपर आ जाना। ये अच्छा आइडिया है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। विशाखा और शेखर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल से जुड़ गए। विशाखा ने और समय बर्बाद नहीं किया। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते हुए बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई। ये देख रहे हो शेखर? विशाखा शेखर को एक पेंटिंग दिखा रही थी जिसके नीचे लाल रंग का दाग लगा हुआ था। क्या वो कलर है विशाखा? विशाखा ने उसे अपनी उंगलियों से छू कर देखा, फिर अपनी नाक के पास लेकर उसे सूंघा। शेखर, ये खून के छींटे हैं। व्हाट? विशाखा, तुम नीचे आ जाओ, मुझे वहां देखने दो। मैं शायद ठीक से पहचान सकूं कि वो ब्लड है या फिर पेंट। ये खून ही है शेखर। उसी समय जोर जोर से हंसने की आवाज वहां गूंज उठी।
विशाखा ने आवाज की दिशा में घूमकर देखा। ये आवाज वहीं एक पेंटिंग से आ रही थी। हाँ शिखा, तुम्हारा मेरे घर में स्वागत है। तुमने क्या सोचा, नाम बदल लेने से तुम दोनों की पहचान बदल जाएगी? आवाज सुजाता की थी। शिखा को यह पहचानने में देर नहीं लगी और उस अजनबी शहर में भला सुजाता के अलावा उसे और कौन पहचान सकता था। तुम्हारी मौत की भविष्यवाणी सच है। यही जगह है जहां तुम्हारी हत्या होगी, लेकिन साथ ही यही वो जगह है जहां से तुम्हें बचने का रास्ता भी मिल सकता है। शिखा शॉक्ड थी। उसके देखते ही देखते वहां की सारी पेंटिंग्स एक भयानक हंसी हंसने लगी थी।